डॉक्टर साहब, नेपाल के भी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला जो है मुस्ताफ़ी हो गए जी। 3 दिनों में एक तो ये जो हमास की क़यादत के साथ अभी मामला इंतहाई एक खूनी रुख पे चला गया पूरा मशरिक़ वस्ता और बाकी दुनिया जो है अचानक गैर मुतवक्किल तौर पे। और दूसरा जो है वो 3 दिनों में 3 वज़ीर आज़म जो है वो अपने ओहदों से वो गए। पहले जापान के वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद फ़्रांस के वज़ीर आज़म, और वहाँ पर कल मैंने बड़ी तफसील से फ़्रांस की बात इसलिए की थी, उसकी वजह यह है कि ताकि लोगों को अंदाज़ा हो, आम लोगों को, कि मईशत कहाँ खड़ी है पूरे यूरोप की। और ख़ास तौर पे वहाँ पर चूँकि माशी बुनियादों पे उन्होंने कहा था कि मैं ये बजट कट करने जा रहा हूँ, तो उसके नतीजे में राइट विंग के लोग सामने आ रहे हैं। तो उसके नतीजे में वहाँ पे जॉब्स, इमिग्रेशन, वहाँ के वीज़े, और वहाँ पे मतलब आने वाले दिनों के अंदर यूरोप के अंदर जो है वो एक राइट विंग की, और कल जो है वो फ्रांस में ब्लॉक यानी ब्लॉक फ्रांस मुजाहरे हो रहे हैं कि उनकी ट्रेड यूनियन और जो लेफ़्ट के लोग हैं वो पूरे फ्रांस के अंदर हड़तालों की अपीलें कर रहे हैं। तो ये मईशत जो है मुख्तलिफ मुल्कों की, और उसके नतीजे में जॉब्स और वहाँ पे तालीम हासिल करनी है और जान है, वो सारे कवानीन चूँकि तब्दील हो रहे हैं, इसलिए मैंने कल फ्रांस की बात की थी। आज जो नेपाल में हुआ है, वो नेपाल में तो 24 घंटों के अंदर, 24 या 72 घंटों में ये तेज़ी के साथ जो जेन जी का जिसको कहा जा रहा है कि उन्होंने तो पूरा पॉलिटिकल आप समझें कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का ही धड़ा तख्ता कर दिया है, यानी पूरा का ये जेन जी जो है। अच्छा, हुआ ये कि वो वहाँ पे उन्होंने, ये मुझे बिल्कुल लेबनान याद आया कि लेबनान के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ था। मतलब इससे एक मुख्तलिफ सूरत हाल भी थी, या काफ़ी हद तक इससे मिलती जुलती थी, क्योंकि इन्होंने ये किया कि जो वजह बनी, एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना मामला, तो करप्शन के भी इन पे एलिगेशन थे, ये जो के पी ओली शर्मा और ये इनके करप्शन के भी इल्ज़ामात थे, इनके मिस गवर्नेंस के इल्ज़ामात थे। ये 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, पहले 2 दफ़ा ये पूरी मुद्दत की, 2 दफ़ा ये कुछ अरसे के लिए रहे, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की है उसके ये फ़ाल मेंबर्स में से थे, तो उसके सरबराह भी थे और काफ़ी। लेकिन इशू ये है कि इन्होंने जो सोशल मीडिया पे पाबंदी आयद की, और सबसे ज़्यादा जो मैंने लेबनान में चीज़ देखी थी, देखें हुआ ये था, लेबनान में जो 2019 में गालिबन जब ये उनका पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही गिर गया था, वहाँ पे ये गज़ा से बहुत पहले की बात, उसमें हुआ ये था कि वहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ रही थी, करप्शन बहुत बढ़ी थी। लेबनान की पॉलिटिकल लीडरशिप सारी जो है वो जाके यूरोप के मुल्कों में रहती थी और यहाँ पर अपना कारोबार करती थी, ख़ास तौर पे चूँकि वो ज़ाहिर है फ्रेंच उसमें रहा है मैंडेट में, तो वो उसके नतीजे में वो टैक्स लगाते गए। एक दिन ये हुआ, वो कहते हैं ना कि वो एक कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है, एक दिन वहाँ ये हुआ कि उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर टैक्स लगा दिया। जब व्हाट्सएप की कॉल पे टैक्स लगाया उन्होंने, तो सारा लेबनान उसके वो ट्रिगर वो पॉइंट, वो लोग सड़कों में निकले, और उसके बाद उनका वो पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही गिर गया, जो अब जाके कहीं बनाए, जिसको जनरल जोसेफ वाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म नए आ जाए। और इतने अरसे कोई वहाँ पे वज़ीर आज़म या कोई सदर टिक नहीं सका, सिर्फ स्पीकर अपनी जगह नबी बेरी रहे। अब यहाँ पर इन्होंने नेपाल में क्या किया कि इन्होंने एक्स बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, साथ ही व्हाट्सएप भी बंद कर दिया। अच्छा, ये ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदियां कर दी, और इनका ख्याल था कि उसके नतीजे, उसके बाद वो लोग बाहर आ गए, नौजवान बाहर निकले। ये जेनजी का इनकलाब से कहा जा रहा है। जेनजी से मुराद ये वो 2012 तक, 97 से 12 के दरमियान जो जनरेशन पैदा हुई है, उसके बाद भी नौजवान अवाम सब निकले सड़कों पर, और इनका दड़ा था। मुझे नहीं पता कि ये नेपाल में मौजूद है या नेपाल से बाहर। उसके बाद ये हुआ कि इनके वज़ीरों को इनके घर को आग लगा दी, और उसके बाद ये हुआ कि इनके वज़ीरों पे अटैक हुआ, इनके वज़ीरों के पार्लियामेंट बिल्डिंग को आग लगा दी नौजवानों ने और सारे लोगों ने, और सब। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इनका तो जो धड़न तख्ता इनका तो होना था तो हो गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के ये थे, और ये जो है ये उसमें जो बादशाहत ख़त्म हुई थी 2007 में, जो बादशाहत वहाँ से ख़त्म हुई थी, तो उस बादशाहत के ख़त्म करने में ये मौज 10 साल तक खाना जंगी का शिकार रहा नेपाल। तो 10 साल तक वहाँ खाना जंगी रही, और फिर उसके बाद ये हुआ कि
उनके जो बादशाह थे वो बादशाह ने कुछ 7 जमातों को बुलाया था, उनका इत्तेहाद वगैरह बना कर उन्होंने कहा ठीक है मैं पार्लियामेंट को बहाल करता हूँ और पुराना जो एक तरीका है बादशाह भी होगा। और ये नेपाल जो है ना ये बड़ी पुरानी तहजीब है। नेपाल जो है ये पुराना यानी कदीम अगर आपको कहीं हिंदू मज़हब की आपको मिलती है ना आपको रूट्स मिलती हैं जिन इलाकों में, तो वो उनमें से नेपाल एक है। और नेपाल की इस वजह से एक तो मज़हब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा यह है कि नेपाल का एक इलाका ऐसा है उनके साउथ में जहाँ पर गौतम बुद्ध भी पैदा हुए थे। तो बुद्धिज़्म का भी जो मरकज़ है वो नेपाल का ही एक इलाका है। उनके साउथ में एक इलाका है जहाँ पे गौतम बुद्ध की भी विलादत हुई थी। तो एनीवे, और ये लैंड लॉक है। और ये बांग्लादेश, अगर इसको मैप पे देखें तो बांग्लादेश से ये सेपरेट है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, और ये जो है ये भूटान और इनके दरमियान जो है वो सिक्किम, तो मतलब ये चाइना, ये बड़ी इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। बहरहाल लैंड लॉक कंट्री है, सार्क का जो है ये मेंबर है, साउथ एशिया में एक बड़ा एक। अब ये हुआ कि इनकी किंगडम ऑफ नेपाल थी, तो कई सालों से कोई 1768 से गालिबन इनकी बादशाहती यहाँ पे रही, बादशाहत ही यानी बादशाह ही होते थे यहाँ पे। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो शाह डायनेस्टी कहलाती थी, और शाह डायनेस्टी के साथ फिर ये हुआ कि एक मामला इनका कोई तय हुआ 19वीं सदी के वस्त में, और उसमें ये हुआ कि वो वज़ीर आज़म भी होगा, एक तहरीक चली वहाँ पे, तो वज़ीर आज़म भी लेकिन वो ख़ानदानी, तो वो राणा डायनेस्टी कहलाती थी। तो राणा डायनेस्टी और शाह डायनेस्टी जो है उसका बादशाह होता था और राणा डायनेस्टी का वज़ीर आज़म होता था। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर ये हुआ कि वो अल्टीमेटली बादशाहत यहाँ पे ख़त्म हो गई। इस दौरान 2001 में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इनके जो जो बादशाह थे, जो बिरिंदरा 55 साल इनके बादशाह, उनको 19 गालिबन उनकी अहलिया और 19 अहल खाना के साथ उनको उनके महल में कत्ल कर दिया गया था। तो ये इतनी खूनी लड़ाई वहाँ पे हो रही थी नेपाल बहुत अरसे तक। उसके बाद बहरहाल वहाँ बादशाहत जो है ख़त्म हुई, और उनके जो गोविंदरा हैं वो चले गए, उनके आखिरी जो बादशाह हैं वो चले गए मुल्क छोड़ के। बाकी फिर बाद में ये सिस्टम आ गया, प्रेसिडेंट भी उनके मौजूद हैं, और प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, और उनके वज़ीर आज़म भी मौजूद थे जो अब नहीं है। लेकिन हुआ ये कि ये जो KP शर्मा ओली हैं ये तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे ना, ये वो अब इनसे जो पहले वज़ीर आज़म थे या जो इनके बाद के, तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे थे, वो माओइस्ट थे। अब ये जो मजमा था, जो नौजवान थे, इन्होंने पहले तो धड़न तख्ता किया ना, उनके महल को आग लगाई। उसके बाद उन्होंने रुख कर लिया वो जो हिज़्ब इख्तिलाफ का बंदा था, जो वो भी वज़ीर आज़म रहे हैं कोई 4-5 दफ़ा मौसूफ, वो नेपाली कांग्रेस के वज़ीर आज़म थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के। वो हिज़्ब इख्तिलाफ को वहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म वो और उनकी जो अहलिया, उनको भी जनाब पकड़ा, और वो वहाँ पे मुकीम उनकी वज़ीर ख़ारजा भी हो रही। तो वो उनको जनाब पकड़ के और वो उनकी भी फेंटी लगाई, और उनको भी कहीं महफूज मकाम पे पहुँचा दिया गया। कई वज़ीर उनके हत्थे लग गए अवाम के। अब वो जो शेर बहादुर हैं इनके, जो शेर बहादुर, तो शेर बहादुर द्योबा, तो शेर बहादुर द्योबा अगर मैं सही प्रोनाउंस करूँ, तो वो उनको भी उनकी भी फेंटी लगी और उनको भी खूब मारा। जो यानी आप समझे ना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है और एक उनके मुखालिफ है ना माओइस्ट या नेपाली कांग्रेस, इधर भी आग लगा दी, उधर उनकी भी फेंटी लगी, पूरी पॉलिटिकल एलिट का ही सफाया हो गया। अच्छा, और उसके बाद वो जो पुष्पा कमाल जो है वो पुष्पा कमाल, तो उनके भी घर पे अटैक हुए और उनका भी जो है वो धड़ा तख्ता हो गया। तो शेर बहादुर द्योबा जो यानी एक तो ये शर्मा तो गए ना, जी। ये भी गए, और साथ उसके जो दूसरे जो थे मुखालिफ हिज़्ब इख्तिलाफ वो भी फारिग हो गए, और जो तीसरे वज़ीर आज़म थे उनका भी धड़ा तख्ता हो गया। उनके घर पे भी अटैक, और उनकी भी खूब फेंटी लगी। तो वो जो है वो जो पुष्पा कमाल दहाल, तो पुष्पा कमाल दहाल के घर पे भी आग लगा दी। अब जो सदर हैं जिनको जाके इस्तीफ़ा पेश किया वज़ीर आज़म आए, उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा सदर को पेश करूँ, तो ईवान सदर को भी आग लगा दी। तो वहाँ का जो पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही अब एक मेल्ट डाउन हो गया है। अब इसमें कुछ अब कौन है, अवाम सड़कों पे हैं और टोटल केओस है। अब इस टोटल केओस को यानी ये बांग्लादेश से बिल्कुल डिफरेंट है। बांग्लादेश में तो ये हुआ ना कि फ़ौज ने हसीना वाजिद की बात सुनने से इनकार कर दिया, उसको टाइम दिया कि आप इतनी देर में यहाँ से निकल जाए।
ठीक है ना। तो इतनी देर में हसीना वाजिद निकल गई, वहां पे फौज आई, वो स्टूडेंट्स बैठे और एक वहीं टेरेंट सेटअप आ गया। यहाँ ये हुआ है कि यहाँ सारी पॉलिटिकल एलिट ही फारिग हो गई, जो इधर का था वो भी फारिग, जो इधर बैठा था वो भी फारिग, जो इसके मुकाबले में था वो भी फारिग, पूरी एलिट, पूरी की पूरी पॉलिटिकल एलिट फारिग हो गई। उन्होंने कहा सारे के सारे नौजवान के सारे चोर हैं, ये आपस में मिले हुए हैं और इनमें से हर आदमी 3-3 4-4 दफ़ा जो है वजीर आजम, उस सबको साफ कर दिया उन्होंने। ये फर्क है। तो वहाँ एक पॉलिटिकल, अब कौन बचा है, वो सिर्फ जो बादशाह उनके 2007 में चले गए, तो बादशाह आएगी वापस। तो अब एक अजीब सूरत बन गई, क्योंकि वो उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं, और मसला ये है कि वो क्या बादशाहत को कबूल करेंगे इस वक्त, ये तो इसके बाद ये बच्चा हो, तो वो अब एक अजीब सूरत डेवलप हो गई है। या ये हो सकता है कि वो बादशाह वापस आ जाए और वो आके जो 2007 में जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था वो वापस आ जाएं गेंदर, और वो आके सूरत हाल को संभालें, क्योंकि अदालतों को भी आग लगा दी है, वो लोग तो सड़कों पे हैं। वो मैंने कहा पूरा मुल्क का पूरा जो पॉलिटिकल सेटअप ही उनका, पार्लियामेंट को भी आग लगा दी, अपोजिशन को भी फेंटी लगाई, सबके पीछे उन्होंने कहा सब एक हो। अच्छा, फिर पुलिस के दरमियान में काबू पाने में नाकाम है। ये इतनी तेजी से हुआ है, लेकिन इसकी वजह से सोशल मीडिया पे पाबंदी नहीं है। सोशल मीडिया पे पाबंदी तो एक ट्रिगर करती है ना चीज़ों को, पीछे से पहले वो तूफान पकड़ा होता है कि जी मिस गवर्नेंस, करप्शन, ये जाएगा यार, 4 दफ़ा तो ये रहा है यार, 5 दफ़ा तो ये रहा है यार, उसकी जगह ये आ जाएगा, उसकी जगह फिर ये आ जाएगा। तो एक कंटिन्यूटी वो सबको एक ही तरह से देखते हैं। तो अब ये नेपाल जो जिसकी इतनी इस वक्त इम्पोर्टेंस है, उसकी बहुत सी, वैसे पूरा खूबसूरत प्यारा मुल्क है, लेकिन ये आप देखें ना दरमियान में ये बांग्लादेश में एक मुख्तलिफ अंदाज में हुआ, यहाँ तो पता ही किसी को नहीं, 24 घंटों के अंदर अंदर ये दरन तख्ता हो गया। तो ये जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में इस वक्त क्याओस की तरफ बढ़ रही है। अब मामला ये है कि यहाँ क्याओस की तरफ क्या बढ़ रही है, बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। क्याओस ऑलरेडी है ना, क्याओस तो एक देखें यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है, जिसको कोई दूर दूर तक हमें खात्मा नजर नहीं आ रहा। यूरोप के अंदर आप देखें कि एक हुकूमत गिरी है, और वो हुकूमत इसलिए गिरी है कि वहाँ पे महंगाई, बेचैनी, बाहर से लोग इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ मुजाहरे, और कल भी जो मुजाहरे हैं वो कुछ उसमें इमिग्रेंट्स के, लेकिन लेफ़्ट की अपील पे हो रहा है, तो मुझे नहीं पता किसमें कौन, लेकिन वहाँ पर जो है वो बजट नहीं संभाला जाएगा, जो भी वज़ीर आज़म आए, प्रेसिडेंट मैक्रोन दरमियान में। उसके बाद ये बरतानिया के अंदर एक अजीब सूरत हाल है, वो भी IMF की तरफ, वो भी IMF की तरफ, उधर से अमेरिका कह रहा है हम तो IMF में पैसे नहीं देंगे, हम तो मानते ही नहीं, हम क्यों मदद करें मुल्कों की, तो IMF में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो अमेरिका है। इधर ये यहाँ पर आप देखें कि ये साउथ एशिया और पैसिफिक के अंदर जापान और कोरिया और बाकी सारे हालात हैं। उधर ये गज़ा में भी ये आज रात को क्या होता है और मुज़ाकरात कैसे बढ़ते हैं, और 2 रियासती हल की तरफ भी अरब सऊदी अरेबिया ने कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, अब वो मुज़ाकराती टीम रह गई है, नहीं रही, गारंटर्स कौन है, कैसे हैं, क्या अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन्याहू के अच्छे भी फैसला नहीं कर सकते, अमेरिका के लोग कह रहे हैं मैंने फ़ैसला किया, तो मैंने फ़ैसला किया, तो फिर उसके बाद अरब ममालिक क्या करते हैं, क्या महमूद अब्बास जो हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह, वो हमास की बिहाफ पे वो मुज़ाकरात आगे करेंगे, और हमास की वो लीडरशिप जो गज़ा में मौजूद, देखिए हमास की सिर्फ वो लीडरशिप बच गई है, या वो लोग बच गए हैं जो कि सामने नहीं है, जिनका नाम किसी को नहीं पता, जिनके कब्ज़े में वो हॉस्टेजेस हैं। अब क्या ये इसराइल की फ़ौज अंदर दाखिल होगी, तो वो क्या होगा, वो तो फिर मतलब उसके नतीजे में कत्लेआम होगा, मज़ीद जारियत होगी। और वो तो बाहर से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें गो हेड मिलेगा मुज़ाकराती टीम। अभी मुज़ाकराती टीम, मैंने वही कहा ना कि अभी तक वो मौजूद है या नहीं मौजूद, ये भी चंद घंटों में क्लियर होगा। ये प्रोग्राम जब ऑन एयर जा रहा है लाइव, तो उस वक्त तक ये इतलात आ रही हैं दोनों की तरफ से। एक तरफ से आ रही है कि तमाम लोग शहीद हो गए, एक तरफ हमास कह रही है। तो अभी देखना है कि कौन से लोग हैं, कौन से नहीं हैं। और ये बात कतर भी डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, कैसे लोग आए, कैसे हुआ, वहाँ पर एक क्योस है, वहाँ पे कई ब्लॉक्स जो हैं उनमें धुआं उठता नज़र आ रहा है। तो ये अब मामला जो हैं ये एक आपस में इनके डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपस में इनके डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे। उधर वेनेजुएला की क्या सूरत हाल बनी हुई है, उधर ब्राज़ील पे टैरिफ्स हैं, उधर इंडिया, भारत जो है वो एक ये टैरिफ्स का जो उनका फटा पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ, उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। इधर ही नेपाल में क्यास शुरू हो गया दरमियान में। तो उधर वो इंडोनेशिया के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं अरकान की, तो वहाँ पे हंगामे जारी हैं, वो मिनिस्टर सैक हो गए हैं। उधर जापान का वज़ीर आज़म गिर गया, उधर वो फ्रांस में किसको चुनते हैं, मैक्रोन। तो एक पूरी दुनिया में क्यास है, जंगें हैं, बदकिस्मती से कुदरती आफात हैं। और कल तो हम दुआ कर रहे थे, रोज़ दुआ करते हैं कि कोई अच्छी खबर आए, लेकिन बदकिस्मती के साथ अच्छी क्या पहले से भी बद से बद खबर जो है बदकिस्मती से वो हमें डिस्कस करनी पड़ रही है। जी।